ग्रेविटी जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एक डेरिवेशंस किए थे और उस डेरिवेशन में हम लोग फाइंड आउट किए थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग एक डेरिवेशन किए थे और उस डेरिवेशन में फाइंड आउट किए थे कि स्मॉल जी का वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, जिसका वैल्यू था gm/r²। ठीक है, तो ये जो वैल्यू था ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे आया था, ये वैल्यू अर्थ सरफेस पे आया था, अर्थ सरफेस पे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे सारे जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है कैपिटल जी का, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम लोग कैपिटल जी के वैल्यू को रखे थे, हम लोग मास के वैल्यू को रखे थे 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक, अर्थ का मास और अर्थ के रेडियस को लेते हैं ऑलमोस्ट 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। तो हम लोग इन सभी वैल्यू को पुट करने के बाद जो स्मॉल जी का वैल्यू आया था वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे हम लोग मर्क्यूरी में अगर लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू तो वो कुछ कम आएगा, 3.78 के आसपास आएगा। मून पे अगर लेंगे तो 1.67 के आसपास आएगा, क्योंकि प्लैनेट का मास चेंज हो रहा है, इसके अलावा रेडियस चेंज हो रहा है, इसके अलावा मास और रेडियस नहीं, जी तो कांस्टेंट है कैपिटल जी, बट मास और रेडियस चेंज होने की वजह से हर एक प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे। जैसे कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे कि मर्क्यूरी में होता है 3.78, वीनस में होता है 8.60, मून पे होता है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हर एक प्लैनेट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी आएगा, बट कैपिटल जी है जो है वो कांस्टेंट रहता है। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, किसी को डाउट होगा तो पूछना, जो ध्यान से बोलो उसको सुनो एक बार, कोई भी डाउट होगा तो पूछना जरूर। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, विथ डिस्टेंस। तो अभी बोले थे जस्ट कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस के साथ बदलता है, वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। जैसे कि वैरी कैसे करेगा प्लेस टू प्लेस, एल्टीट्यूड के साथ वैरी कर सकता है, डेप्थ के साथ वैरी कर सकता है। ठीक है, तो पहले अगर हम लेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, मतलब हाइट के साथ। तो एल्टीट्यूड के साथ किस तरह वैरी करेगा, मतलब हम लोग मान लो सपोज एग्जांपल के लिए एक अर्थ, इसको एक अर्थ कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पे हम लोग जाएंगे, सपोज मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए और ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से काफी ज्यादा है, मतलब समझ लो कि यहाँ पे हम लोग एक हाइट लेते हैं, है ना, ये हाइट को हम लोग h मान लिए और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है r और ये अर्थ का मास है m। तो सपोज ये रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत ज्यादा है ये हाइट, तो उस समय g वैरी करेगा हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ, ऑल्टीट्यूड के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रहेगा तब तो उसका वैल्यू gm/r² होगा, लेकिन यदि वो ऊपर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ऊपर चला गया, मतलब 1-2 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर भी नहीं, बहुत ज्यादा, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर बहुत हाइट पे गया, जैसे कि रॉकेट प्रपोल्शन के केस में, है ना, रॉकेट है बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करेगा। तो उस कंडीशन में जो वेरिएशन है
इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है क्योंकि हायर क्लास में पढ़ना है, बस हम लोग को रिजल्ट याद रखना है। जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हो जाएगा हाइट के साथ, वो हो जाएगा जी डैश, जी बदल गया इस बार, और 1 माइनस 2h/r। ठीक, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट, जहां पे r रेडियस है, h है हाइट, जितने हाइट पे ऊपर गए हम लोग। ठीक है, इसी तरह जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डेप्थ के साथ भी वैरी करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है ये। और सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी विथ सर वहाँ आर का मतलब डेप्थ। क्या है? वहाँ आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। आर का मतलब रेडियस है। देखो, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है ना, तो अगर मान लो तुम ऑब्जेक्ट को अर्थ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में भी रखोगे, या मान लो 1000 किलोमीटर, तब भी जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। कब बदलेगा? जब वो हाइट काफी ज्यादा होगा। मतलब मान लो कि रेडियस ऑफ द अर्थ अगर 6400 किलोमीटर है और अगर हाइट 10,000 किलोमीटर है, ठीक है, उस समय हम लोग देखेंगे कि जी का वैल्यू वैरी कर रहा है। जैसे रॉकेट मान लो बहुत ऊपर जाता है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर ऊपर गया, तो उस समय जी का वैल्यू वैरी करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पे आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। दूसरा, अगर हम लोग डेप्थ पे जाएंगे, मतलब अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ के अंदर अगर जाएंगे डेप्थ पे, सरफेस पे जी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 9.8 होता है। अगर डेप्थ में जाएंगे तो भी जी का वैल्यू वैरी करेगा, उस समय भी जी का वैल्यू कम होगा। कितना हो जाएगा? जी 1 माइनस h/r। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है याद रखना है, दोनों का डेरिवेशन नहीं। डेरिवेशन क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। लेकिन अभी के लिए शायद एनसीईआरटी में वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, बस लिखा हुआ है कि वैरी करता है। लेकिन वैल्यू तुम लिख सकते हो जब एग्जाम में अगर आएगा तो, कैसे वैरी करता है बताइए, तो उस पर इस रिजल्ट को लिख सकते हो डायग्राम बना के। ठीक है, कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, variation of action due to gravity with altitude can be written as where h is the height which is much greater than radius of the earth, and variation of g with the depth is g dash equal to g 1 minus h/r, where h is the depth। यहाँ पे h क्या है? डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ है। और यहाँ पे h क्या है? हाइट है। r दोनों में क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, जो जो बात यहाँ पे बोले हैं ना, सबको अच्छे से याद रखना। बहुत ही सिंपल है, डेरिवेशन हम प्रीवियस क्लास में बता दिए थे, तो उस चीज को भी अच्छे से याद रखना। अब जो एक पेटेंट क्वेश्चंस आता है जो काफी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और बहुत सिंपल भी है, एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ये वाला क्वेश्चन जो है कि डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आएगा ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस। तो इधर लिखते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जी। और इधर हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल जी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखो। तो सब लोग जानते हो क्या हो गया कि ये जो है वो वैरी करता है, मतलब स्मॉल जी का जो क्या करेगा? वैरी करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स वैल्यू, जो फर्स्ट नंबर डिफरेंस है,
its value varies with the distance. ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहेगा? इट्स वैल्यू कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, हर एक जगह कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर हम लोग अर्थ पे जी का वैल्यू लेंगे जितना, कैपिटल जी का 1.6 क्या बोलते हैं उसको, 6.67 इंटू 10⁻11, तो मून पे भी उतना लेंगे, जुपिटर में उतना लेंगे, हर जगह उतना ही लेंगे। तो ये पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, इसलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, याद रखना हमेशा। दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे? दूसरा डिफरेंस हम लोग जानते हैं, इसका जो वैल्यू होगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होगा 9.8, और इसका जो वैल्यू होगा वो 6। वो डिफरेंस नहीं लिखते हैं, वो बहुत सिंपल डिफरेंस हो गया। अच्छा, एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट, ये चूंकि एक्सीलरेशन है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा 9.8। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 9 पॉइंट क्यों लिख दिया, सिर्फ ऐसा यूनिट लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका लिखो ऐसा यूनिट, इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग फाइंड किए ही थे, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये है कैपिटल जी का ऐसा यूनिट। अच्छा, तीसरा बात अगर बोलेंगे तो देखो तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज एक्सीलरेशन, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या हो जाएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, कांस्टेंट है एक ठो कोई नॉर्मल, ये स्केलर है ना, नंबर टाइप का है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, समझ में आ गया? तो यहां तक है बेसिकली स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंस। इसके बाद जो तुम लोग का सिलेबस में है वो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि थ्रस्ट वाला चैप्टर इस साल हटा दिया गया है, हमको लगता है सिलेबस को शॉर्ट करने के लिए, तो सिलेबस शॉर्ट हो गया थोड़ा सा उसको हटाने के वजह से, इसलिए ग्रेविटेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका कुछ न्यूमेरिकल आज करवाना है और एक टॉपिक बच गया, उसको बता देते अभी। तो केपलर लॉ भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, सबको अच्छे से पढ़ाई करना घर में एक बार। यही लास्ट टॉपिक है केपलर लॉ, और जो फ्लूइड वाला थ्रस्ट वाला चैप्टर उसको हटा दिया गया वो पोर्शन। तो हम लोग क्या बोलते हैं केपलर लॉज। इसको केपलर लॉ बोला जाता है या फिर केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर एक साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है, केपलर एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था क्या पूरा नाम है, केपलर ही बोलते हैं जनरली हम लोग। केपलर 1546 से 1601 के बीच में, ठीक है, उन्होंने इस लॉ को उसी के बीच में इस लॉ को उन्होंने प्रपोज किया था। तो पहला लॉ जो है उसमें ये बोला गया, फर्स्ट लॉ में देखो फर्स्ट लॉ क्या बोला गया। अच्छा, उसको बताने के पहले एक हम स्ट्रक्चर बताते हैं, सुनो। देखो जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक, अगर इस सर्कल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, तो ये बन गया इलिप्स। ठीक है, इलिप्ट बोलते हैं इसको, इस शेप का नाम इलिप्स है और इस शेप का नाम सर्कल है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर, देखो हम लोग जनरली ऑर्बिट को क्या लेते हैं, सर्कुलर लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर लेते हैं ऑर्बिट को, सबको पता ही है। हम लोग जो भी सन या फिर कोई भी स्टार के अराउंड, सन के अराउंड ही मानते हैं। अगर कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इलिप्स का कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिक्स काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि सर्कुलर का मैथमेटिक्स काफी आसान है,
हम लोग इजीली सेंटीमीटर फोर्स लगा सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू केपलर उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है। ठीक है, उन्होंने बोला ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है और सन जो है उसके किसी एक फोकस पे रहता है। जैसे मान लो अगर इसको हम इलिप्स लेंगे, सुनो ध्यान से, ठीक क्या बोल रहे हैं, इसको अगर हम लोग इलिप्स लेंगे, देखो ये एक इलिप्स ले लिया हम लोग, ठीक है। तो इलिप्स में दो फोकस होता है। इलिप्स में दो फोकस होता है, यहाँ पे एक फोकस होगा F1, यहाँ पे एक फोकस होगा F2। जैसे सर्कल में सेंटर होता है, सिर्फ इलिप्स में हम लोग दो फोकस लेते हैं। और ठीक यहाँ से दो फोकस में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसको मैच कराते हैं दो फोकस को। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि फोकस से पास करता है। ठीक है, तो दो फोकस हो गया और क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे दो फोकस रहेगा, फोकस से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा। तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरह, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दो तरीके का एक्सिस होता है, समझ में आ गया। इस शेप को हम लोग बोलते हैं इलिप्स, और यहाँ पे सेंटर ऑफ द इलिप्स होता है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है। दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का सेंटर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। ठीक, तो पहला लॉ में सुनो क्या बोला गया, फर्स्ट लॉ में केपलर के फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया, उसमें ये बोला गया कि ऑल प्लैनेट्स इसमें बोला गया ऑल प्लैनेट लोग, इस पर चार्ज खत्म हो गया, हम उसको ऐसे लिख देते हैं। तुम स्टेटमेंट लिख लो, ठीक, हम बता दे रहे हैं, वर्ड ही बता दे रहे हैं। इस पे लिखो फर्स्ट लॉ में ऑल प्लैनेट रिवॉल्व, ऑल प्लैनेट्स, एक्चुअली पेन नहीं चल रहा है फिर तो थोड़ा सा हम स्लो लिख रहे हैं इसीलिए, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व, ठीक है, राउंड द सन, राउंड द सन, ठीक, all planet revolve round the sun in elliptical orbit, in elliptical, इस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना, मतलब जितना भी प्लैनेट्स होता है वो सभी सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई, फोकस को हम लोग कलेक्टिवली फोकाई बोलते हैं, विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई, FOCI, फोकाई। ठीक है, फोकस को एक साथ फोकाई बोला जाता है। तो सुन, इसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, इसका मतलब सिंपल यही बोला गया कि सभी प्लैनेट, ठीक है, सभी प्लैनेट सन के अराउंड किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा और सन उसके किसी एक फोकस पे रहेगा। सन आइदर F1 में भी रह सकता है या फिर F2 में भी रह सकता है। तो ये हम लोग फर्स्ट लॉ का डायग्राम है, सन F1 में भी रह सकता है और F2 में भी रह सकता है। सो सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्स्ट लॉ। मान लो कि यहाँ पे सन है, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, रुको एक सेकेंड, इसको बता देते हैं। जैसे हाँ देखो ध्यान से, सन इसके किसी एक फोकस पे रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे सन है अभी,
इस जगह पे सन है, तो यहाँ पे रह सकता है सन, नहीं तो फिर उस फोकस पे रह सकता है। तो किसी एक फोकस पे यहाँ पे सन है, ठीक है, तो यहाँ पे सन है, तो सन इसके किसी एक फोकस पे रहेगा, ठीक, सन किसी एक फोकस पे रहेगा, आइदर F1 पे नहीं तो फिर F2 पे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सन एट एनी फोकस, फोकाई। तो यहाँ पे मान लो सन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ याद रखना, इसको बोलते हैं केपलर का पहला नियम, पहला लॉ। सभी प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा। इलिप्स का मतलब होता है एक, समझ लो कि सर्कल का एक फॉर्म है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम लोग एक्सटेंडेड सर्कल बोल सकते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है, इलिप्टिकल पाथ रहेगा, और सन उसके किसी एक फोकस पे रहेगा, ठीक। अब सेकेंड लॉ देखो क्या बोला जाता है, तो सेकेंड लॉ सुनो क्या है, तुम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, a line joining any planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time। ठीक है, ये सेकेंड लॉ। इस पर राइटिंग थोड़ा खराब आ रहा है क्योंकि हम हाथ से लिख रहे हैं, पेन का एक्चुअली चार्ज खत्म हो गया, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ लेना क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब हम समझाते हैं, ठीक, इसका मतलब देखो हम समझा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है देखो। फिर से हम लोग इलिप्स ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट लिख लो पहले, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन। किसी भी प्लैनेट से अगर सन तक का एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो वो इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे। इसका मतलब समझो एक बार जल्दी से। फिर से हम लोग यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करते हैं। ठीक, अभी क्या बोले थे कि सन किसी एक फोकस पे रहेगा, तो मान लो यहाँ कहीं पे सन है, सपोज मान लो एक फोकस ये हो गया, यहाँ पे एक सन है, ठीक है, किसी एक फोकस पे सन रहेगा, यहाँ कहीं सन है। तो मान लो कि सन जो है ना, ये सन हो गया यहाँ पे एस, किसी टाइम इंटरवल पे एक प्लैनेट पहले यहाँ पे था, यहाँ कहीं पे था, और जैसे ही टाइम इंटरवल थोड़ा चेंज हुआ तो प्लैनेट सपोज यहाँ पे पहुंच गया, तो हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिए और इस एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। सपोज हम लोग इस एरिया को क्या किए, फाइंड आउट कर लिए, तो ये अपने पास एक एरिया मिल गया, दिस शेडेड पोर्शन इज एरिया। तो टाइम इंटरवल सपोज मान लो कि T1 लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम इंटरवल कितना लगा, T1। और प्लैनेट कभी मान लो यहाँ पे पहुंच गया किसी एक पॉइंट पे, सपोज इस जगह पहुंच गया, हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये भी टाइम इंटरवल T2 है, फॉर एग्जाम्पल T2।
तो क्वेश्चन में मतलब स्टेटमेंट में ये अगर T1 T2 दोनों इक्वल है जो कि T के बराबर है, ठीक, जो कि T के बराबर है, तो क्या हो जाएगा अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया? तो इसमें ये बोला गया जितना एरिया यहाँ पे एक्सटेंड किया, मान लो यहाँ का एरिया A1 था, इस पोर्शन के एरिया को हम लोग A1 लेते हैं और इस पोर्शन के एरिया को हम लोग A2 लेते हैं, तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा, जो एरिया A1 है वो एरिया A2 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया क्या है, A1 एरिया है एट T1 और A2 एरिया एट T2 है। A2 क्या है, एरिया एट T2, ठीक। और इस एरिया को कुछ नाम दे दें हम लोग, सपोज ये O नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, तो एरिया ऑफ OAB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, इसका नाम दे दो ना OEF दे दो या CD दे दो CD, ठीक। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ OCD, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ OCD, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। सर उसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा? डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। डिस्टेंस मैटर करेगा मतलब देखो यहाँ का एरिया डिस्टेंस मैटर करेगा तभी तो प्रोडक्ट अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है, ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा, ये थिकनेस देखो यहाँ का कम है, यहाँ का थिकनेस ज्यादा है, तो ये मिला के एरिया कहीं ना कहीं से इक्वल कर देगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब टाइम इंटरवल सेम रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 2 ही सेकेंड लगना चाहिए, तो उसमें जाने में भी 2 ही सेकेंड लगेगा, या फिर अगर इधर जाने में 6 घंटा लग रहा है T1 में, तो C से D में 6 आवर्स ही लगेगा। ये एरिया थोड़ा सा अब ऐसा है कि प्लैनेट एकदम बगल में पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ से दूरी भी तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे दूरी थोड़ा पास में, बट थिकनेस भी थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू केपलर है कि एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट फर्दर फ्रॉम द सन इन टाइम T1 इज इक्वल टू area from the planet from C to D at time T2 will be same. That is, it sweeps out equal area in equal time interval. This is the statement of second law. क्या सभी को समझ में आ गया? बोलो, अगर कोई डाउट हुआ तो बोलो, फिर हम बता देंगे। देखो ये तुमको लग रहा होगा कि डिस्टेंस अलग है तो एरिया सर कैसे अलग आया? इसीलिए आया क्योंकि तुम इस चीज को देखो, देखो ये वाला जो चीज है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। हम लोग A1 का बात कर रहे हैं, A1 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो A1 पे लाइन ज्वाइनिंग थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू जो हम लोग A2 वाला लाइन ज्वाइनिंग लिए हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज और इसका पोजीशन C से D में थोड़ा पास में है, जबकि A से B में जो पोजीशन है डिफरेंस है वो थोड़ा दूर में है, जबकि प्रोडक्ट जब कर रहे हैं T1 और एरिया का तब सेम आ जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि फोकस जो है वो सेंटर पे नहीं होता है। अगर फोकस सेंटर पे होता, सर्कल होता है, तब एरिया को एकदम सेम करना पड़ता, उस समय लाइन भी सेम आता। क्योंकि फोकस है तो डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है, इस A और B पॉइंट और C और D पॉइंट से, इसी वजह से प्रोडक्ट ऑफ जो मतलब एरिया जो है A और B इक्वल टाइम इंटरवल में वो OCD के इक्वल आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ। अच्छा, इसके बाद थर्ड लॉ है, इसके बाद केपलर का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब स्क्वायर ऑफ द पीरियड, ठीक, of any planet around the sun is proportional to the square of the time period of any planet around the sun is proportional to the cube of the
द क्यूब ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, ठीक है, हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। देखो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब समझो क्या होता है, डायग्राम पे देखो। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या बोले थे, माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है ये वाला, मतलब हम कैसे यहाँ पे बताएं, इसको हम दूसरा कलर से बताते हैं, ठीक है। माइनर एक्सिस को हम एक काम करते हैं, इसको वर्टिकल लाइन। क्या बोल रहे हो, ये वाला माइनर एक्सिस है, ठीक, ये वाला, वर्टिकल। हाँ वर्टिकल वाला माइनर एक्सिस है। और जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो ना, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो है मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर का एक्सिस का मतलब होता है आधा, इसका जस्ट हाफ, मतलब समझ जाओ तुम सेंटर से लेके जितना ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा वाला चीज जो है यहाँ से यहाँ तक ये सेमी मेजर एक्सिस है, तो इधर ये भी सेमी मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग कि टाइम पीरियड जो होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के। तो स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड मतलब जितना प्लैनेट को रिवॉल्व करने में, जितना एक रिवॉल्व करने में जो कंप्लीट टाइम लगेगा, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ ये बोला जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड केपलर थर्ड लॉ। तो 3 लॉ है केपलर का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में वही बोला गया कि एनी प्लैनेट ऑलवेज रिवॉल्व राउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एनी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। और सन, इसमें ये बोला गया कि सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन किसी एक फोकस पे रहेगा। सेकेंड लॉ में क्या बोला गया कि लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, लाइन ज्वाइन जब करेंगे किसी भी प्लैनेट को सन से, तो स्वीप आउट करेगा इक्वल एरियाज को इक्वल टाइम इंटरवल पे। और थर्ड लॉ में ये बोला गया कि स्क्वायर ऑफ द जो टाइम पीरियड होगा या स्क्वायर ऑफ द पीरियड जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड लॉ को बोला था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ऐसा नाम भी है केपलर के तीनों लॉ का। तो अगर पूछा गया एग्जाम में कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड बताइए, इसका मतलब तुमसे पूछा गया थर्ड लॉ क्या होता है। अगर बोलेगा लॉ ऑफ एरिया बताइए तो इसका मतलब पूछा गया कि सेकेंड लॉ क्या होता है। अगर बोला गया लॉ ऑफ ऑर्बिट बताइए तो इसका मतलब है फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो सिलेबस में है तुम लोग के बुक में, वो है वेट और डेंसिटी के बारे में, जो कि हटा दिया है वेट डेंसिटी। अगर है तो हमको बोलो, क्योंकि बाकी बच्चे एलिट बैच में बोल रहे थे कि वो सब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हमको भी आइडिया नहीं है। अगर किसी के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो बता सकते हो, फ्लूइड डेंसिटी ये सब पढ़ाया जा रहा है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, बोलो। अगर वो सब बोलोगे तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस हटा दिया गया, तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे उसको। बताओ तुम लोग, किसी को आइडिया है? बोलो, क्या फ्लूइड वाला चैप्टर आ रहा है? मास और वेट पढ़ाया जाए। मास और वेट पढ़ाया गया, उसके बाद वो सब पढ़ाया गया क्या, डेंसिटी या फ्लूइड के बारे में, रोटेशन वगैरह के बारे में? नहीं, अच्छा ठीक, ठीक है। मास और वेट हम पढ़ा दे रहे हैं, मास वेट पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो मास वेट के तो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। देखो मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि वेट एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट का मतलब फोर्स होता है, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक जस्ट स्केलर है, एक मैग्नीट्यूड है। मास का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना, उसमें कंटेंट ऑफ मैटर कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं मास। और वेट का मतलब जब हम लोग मास को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग अगर उसको मल्टीप्लाई करें, तो जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेट, यानी कि m इंटू जी इज कॉल्ड वेट। इट इज नथिंग बट द फोर्स। अगर तुम फोर्स को लिखोगे, है ना, फोर्स लिखोगे, तो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन।
अब उसी एक्सीलरेशन को इस बार हम लोग एक्सीलरेशन नहीं लिख के सीधा सीधा लिखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को हम लोग लिखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली एक तरह का फोर्स ही तो है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब फोर्स ही हो गया। तो इसलिए वेट इज द काइंड ऑफ फोर्स और द वेट ऑफ द फोर्स विच इज एक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे ही बोल सकते हैं। अच्छा, तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि वेट इज अ वेक्टर, मास इज स्केलर। दूसरा डिफरेंस हो गया कि वेट W equal to m into g, basically is the product of mass and acceleration due to gravity, where mass is just मतलब ऐसा बोल सकते हैं mass is just a quantity of matter। हाँ, mass is just a quantity of matter, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि mass एक quantity of matter होता है। मतलब मान लो किसी में मैटर ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, किसी चीज में मैटर कम है तो मास कम होगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। दूसरा चीज क्या है कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसी चीज का मास कभी घटेगा या चेंज नहीं होगा। जबकि वेट जो वैरी करेगा, क्योंकि वेट इसलिए वैरी करेगा क्योंकि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम लोग प्लेनेट पे ले जाएंगे किसी मास को तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वैरी करेगा, जिस वजह से क्या होगा, वेट भी वैरी करेगा। तो डेफिनेटली वेट क्या हो जाएगा, वेट जो वैरी करेगा लेकिन मास जो है वो वैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको हम लिखा दे रहे हैं। एक बार तुम लोगों को लिखा दे रहे हैं तो लिखो डिफरेंस को, ये भी एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा सा राइटिंग खराब हो जा रहा है क्योंकि वो हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो बस समझ लेना, मतलब डिक्टेट भी कर दे रहे हैं साथ में। तो इधर एक साइड लिख लो वेट, मास लिखो इधर, और यहाँ पे लिख लो वेट। ठीक है, वेट। तो मास में लिखो जल्दी से, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, हम डिक्टेट कर दे रहे, इससे अच्छा है तुम लोग बोलना लिख लियो, तुम लिख नहीं रहे। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, मास में लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक, वेट में लिखो, वेट में लिखो इधर, वेट में लिख लो, इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, it is the gravitational pull of the earth on a body। ठीक है, it is the gravitational pull of the earth on a body, it is the gravitational pull of the earth on a body। it is the gravitational pull of the earth on a body। mass में लिखो, it is a scalar quantity, mass में लिखो it is a scalar quantity, और weight में लिखो it is a vector quantity, weight में लिखो it is a vector quantity। ठीक, दो डिफरेंस हो गया, एक हो गया अमाउंट ऑफ मैटर और वेट हो गया ग्रेविटेशनल पुल। दूसरा हो गया मास स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा डिफरेंस लिख लो जो पहले बताए थे, मास में लिखो, मास में क्या हो जाएगा, इट इज कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। मास पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी कांस्टेंट होता है, इट इज द कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स, it is the constant anywhere in the universe, it is the constant anywhere in the universe, it is the constant anywhere in the universe mass में। और weight में लिखो it varies according to, weight में लिखो it varies according to, it varies according to variation in the acceleration due to gravity, it varies according to variation in the acceleration due to gravity। ठीक, तो तीन डिफरेंस हो गया। फोर्थ वन डिफरेंस में लिखो, चौथा डिफरेंस में मास को लिखो, मास में इट इज मेजर्ड इन ग्राम
ब्रैकेट में सीजीएस यूनिट, मास में लिख लो इट इज मेजर्ड इन ग्राम, ब्रैकेट में सीजीएस यूनिट, और केजी ब्रैकेट में एसआई यूनिट। वेट में लिख लो इट इज मेजर्ड इन डाइन, DYNE ब्रैकेट में सीजीएस, एंड न्यूटन ब्रैकेट में एसआई। ठीक, ये हो गया फोर्थ डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस लिख लो, मास में इट इज मेजर्ड यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, मास में लिखो इट इज मेजर्ड यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, it is measured using a common balance, and weight में लिख लो it is measured using a spring balance, weight में लिख लो it is measured using a spring balance। ठीक, it is measured using a spring balance। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गया वेट और सर मास मास का मेजरमेंट रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा ठीक, लिखो मास में इट इज मेजर्ड इन कॉमन बैलेंस, सिंपल सा बैलेंस में मेजर करते हैं मास को, इट इज मेजर्ड इन कॉमन बैलेंस, कॉमन। ठीक, और वेट में लिख लो इट इज मेजर्ड इन स्प्रिंग बैलेंस, वेट पे लिख लो इट इज मेजर्ड इन स्प्रिंग बैलेंस, वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। बस यही कुछ 5 डिफरेंस हो गया, जो एग्जाम में आएगा तो उसको लिखना जरूर। 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, या फिर पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी स्मॉल जी। एक क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। एक पूछेगा स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फिर पूछेगा क्या एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी क्या होता है, कैसे वैरी करता है, उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो यही सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कि ग्रेविटेशन में पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना तो हो जाएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बहुत होता है, ठीक है। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और प्रीवियस इसके अगले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को देते हैं तो उसको सॉल्व करोगे। पहला एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। 2 bodies each of mass 25 kg, M1 M2 दोनों का मास कितना है 25 kg का। 2 bodies each of mass 25 kg, ठीक, are separated by distance of 1 meter, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड कीजिए। फोर्स कितना होगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड कीजिए। उसके बाद बोला गया व्हाट विल बी द फोर्स, इसी के साथ पूछा गया व्हाट विल बी द फोर्स ठीक, कितना फोर्स होगा if the distance between the masses is double, if the distance between the masses is double, कितना फोर्स होगा अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल कर दिए। तो r पहले r1 1 था, तो r2 कर दिया हम लोग 2, या फिर 2r1 कर दिए, 2 टाइम्स r1, तो फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। 2 बॉडी है, इसका मास 25 kg का है, 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, कितना फोर्स होगा। यदि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है ना, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, मास वही कांस्टेंट ही है, तो कितना फोर्स होगा उस समय पूछा जा रहा है। बनाओ, इसको कैलकुलेशन करो, ठीक, बताना आंसर कितना आ रहा है। हम मतलब बस कैलकुलेशन ही करना है और क्या करना है इसमें, ठीक, ओनली कैलकुलेशन।
आगे आंसर बोलो, किसी का आया है? बोलो आंसर आया कि नहीं। बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। कैपिटल जी का वैल्यू ले लो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 625/1। बस सॉल्व कर दो। 625 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 625 इंटू 6.61 करना है। बस सॉल्व कर दो, देखो कितना न्यूटन आ रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन मतलब थोड़ा करना पड़ेगा बस। और इसका सवाल तो बहुत सिंपल रहेगा। कैलकुलेशन को अगर कैलकुलेशन को हम लोग छोड़ देते अपार्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन, क्वेश्चंस काफी इजी रहता है। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो फोर्स पूछा गया पहले दोनों के बीच में, F1 मान लिए जो होता है G m1 m2 बाई क्या r²। तो G का वैल्यू कितना है 6.67। G का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 625 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो। 6.67 इंटू 620 का कितना हो गया, ये हो गया 6.67 इंटू 625 416875। ये काफी ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसके साथ 10⁻11 भी है। सोचो फोर्स कितना काम आता है। इतना मास में फोर्स पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए काफी वीक फोर्स भी होता है। सर इसको अगर अरेंज करके 1.66 है क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? 1.66 1.6 नहीं, 4 पॉइंट आ रहा ना। 6.67 है ना ये। 6.67 इंटू 625 25 इंटू 25 कितना होता है 625। m1 इंटू m2 दोनों 25 था। इसको जब सॉल्व करोगे ना 6.67 इंटू 625 करोगे तो आ जाएगा 416875 इंटू 10⁻11। इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो 4.17 इंटू 10⁻8 न्यूटन। तो ये होगा पहला फोर्स। अब सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है? सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि हम लोग डिस्टेंस को इस बार क्या किए कर दिए 2 टाइम्स r1 कर दिए। तो पहला r1 कितना था वो 1 था, ठीक। तो 2 करके भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग काफी इजी कर देते इसको। और F2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो Gm1 m2 बाई r²। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा Gm1 m2 और r2 का जो वैल्यू है 2r1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा Gm1 m2 r का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू r1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं पहले क्वेश्चन में। Gm1 m2 r² जो कि इतना आया हम लोग का 4.17 इंटू 10⁻8। तो इसी को बस 4 से डिवाइड दे दो, ठीक है। इस चीज को 4 से डिवाइड दोगे, ऐसे भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, वही चीज आएगा। तो कोई अलग अलग काम नहीं किया यहाँ पे हम लोग। तो इसको डिवाइड दे दो, यानी कि 4.17 इंटू क्या कर दोगे इंटू 4, सॉरी डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो आएगा 1.04 इंटू 10⁸ न्यूटन। तो ये सेकेंड का आंसर है, सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन करना है ध्यान से। जैसे कुछ क्वेश्चन में देगा कि वेट दिया हुआ है तो आप ये कीजिए मास निकालिए। तो W = mg होता है, तो वहां से तुम G जानते हो 9.8, तो वहां से बस तुम क्या करोगे मास निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह कुछ कुछ सवाल मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ अभी हम ग्रुप में भेज देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको बना लेना तुम लोग, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देंगे।
अच्छा चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब फॉर्मूला पता होगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाओ। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, ठीक है, या फिर क्या नाम है उसका, एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक में जो है तुम लोग जो पढ़ते हो, एस चांद का शायद पढ़ते हो ना, तो उससे क्वेश्चन बना देना। तो इसको लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला पार्ट में लिखो, at the depth of at the depth of at the depth of 8 kilometer, at the depth of 8 kilometer, 8 किलोमीटर के डेप्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालिए। ठीक, और मतलब जी मत बोलो, जी डैश बोल दो, जी तो 9.8 ही लेते हैं हम लोग। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, ऑफ 32 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ पे वैल्यू कितना देना, अर्थ पे देना 9.8, ये गिवन है। तो तुमको जी डैश निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है, एक बार डेप्थ पे और एक बार हाइट पे। चलो फाइंड आउट करो तो जल्दी। क्वेश्चन हम फॉर्मूला हम लिखाए थे, अगर नोट डाउन किया तो पता होगा, नहीं नोट डाउन किया देखो, देख लो यहाँ पे एक बार। देखो ये दो फॉर्मूला होता है डेप्थ पे और एल्टीट्यूड में। यहाँ पे जी को 9.8 ही लोगे, डेप्थ भी दिया हुआ है और एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, जी डैश निकालो इससे। ठीक, जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई आर, और डेप्थ के लिए जी ब्रैकेट में 1 माइनस h बाई आर। चलो बनाओ, बताना आंसर कितना है।
बोला आंसर आया है? सर पहला का 9.788 मीटर पर सेकेंड होगा। वेरी गुड, पहला का आंसर बिल्कुल सही है, 9.788 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। दूसरे का बना लो। देखो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, जी का वैल्यू कम हुआ, ठीक, घटेगा, जी का वैल्यू घटेगा। थोड़ा सा भी ये सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू घटते रहेगा, बट हम लोग उतना लेते नहीं कभी भी, हम लोग अप्रोक्सीमेट 9.8 ही लेके चलते हैं। बहुत ज्यादा जब डिस्टेंस लेंगे उस समय लेते हैं जब जी काफी कम हो जाएगा, मतलब मान लो 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उस तरह, जो कि बहुत दूर पे, काफी दूर पे। ठीक है, तो पहला आंसर सही है बिल्कुल। इसमें क्या करना है हम लोग को, बस वैल्यू रख के सॉल्व करना है। जी डैश क्या होता है, फर्स्ट डेप्थ के लिए ये होता है जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच बाई आर। ठीक है, तो ये होगा 9.8 जी का वैल्यू। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा सॉरी स्क्रीन बंद हो गया ना, एक सेकंड रुको। ये एक्चुअली टैब बंद हो जाने से स्क्रीन भी बंद हो जाता है तुरंत। तो जी डैश हो जाएगा जी इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर। तो जी का वैल्यू 9.8 है अर्थ पे ही, तो जी डैश हम लोग को निकालना है डेप्थ के साथ, और डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 8 किलोमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि रेडियस मीटर में हम लोग लेते हैं। तो 8 इंटू 10⁻³ और रेडियस होगा 6400 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 640 इंटू 10⁻3। तो सॉल्व कर लो, और क्या, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 9.8 यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 बाई 8 से काटोगे तो यहाँ पे 64 कितना बचेगा, 664, मतलब 800 बच जाएगा ना, 8 64, 800 बच जाएगा यहाँ। तो बस सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9.8 इंटू 799 बाई 800 जी डैश। तो दिस इज नथिंग बट 9.788 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ जी डैश है। ठीक, पहले का आंसर। और दूसरा में आंसर हो जाएगा कितना, दूसरा में पूछा है एल्टीट्यूड के साथ, तो जी डैश हो जाएगा कितना, जी 1 माइनस 2h बाई आर, तो जो होगा 9.8 1 माइनस 2, h का वैल्यू 32 है, 32 इंटू 10⁻³ मीटर में, और रेडियस 6400 इंटू 10⁻³। ठीक, सॉल्व कर दोगे तो 32 इंटू 2 64, 64 ही हुआ, मतलब 1/100 बच जाएगा। तो 9.8 1/100, 1 माइनस 1/100, तो अप्रोक्सीमेट आएगा इसको सॉल्व करने से 9.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा दोनों आंसर। तो ऐसे किताब में मिलेगा क्वेश्चन सब, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा ध्यान देना और इसको सॉल्व कर लेना, बस कैलकुलेशन करना होगा। फॉर्मूला बस 3-4 गो है जिससे पूरा फिजिक्स बन जाएगा ग्रेविटेशन का। एक जी, एक एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 r स्क्वायर, एक जी इक्वल टू जी m बाय r स्क्वायर, एक w इक्वल टू mg, ठीक, और एक ये 2 फॉर्मूला, ये 5-6 फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस करना आज घर में, तो कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछना। ठीक है, तो चलो आज के लिए यहीं तक, अगला क्लास में आगे देखते हैं हम लोग।